हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, जैसा कि मैंने बोला था कि हम करेंगे एटम एंड मॉलिक्यूल एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये दोनों चैप्टर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप एटम मॉलिक्यूल से कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, पीवाईक्यू कर रहे हो या फिर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, कोई भी क्वेश्चन अगर कर रहे हो तो उसके लिए आपको अपनी थ्योरी ज़रूर क्लियर आउट होनी चाहिए। इसके अलावा मैं एक चीज़ बता दूं कि मेरे पास इंग्लिश के पीवाईक्यू की भी सीरीज़ है कि अगर आप इंटरेस्टेड हो कि इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हरियाणा के टेस्ट वगैरह में, तो वो भी आपको मिल जाएगी। और इंडियन जीके जो हमारी है, जीके एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, तो जीके आप करते भी रहते हैं क्योंकि देखो हम साइंस पढ़ रहे हैं या फिर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पॉल साइंस पढ़ रहे हैं। जीके एक अलग से बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, उसमें करंट अफेयर भी है आपका। तो इंडियन जीके की भी सीरीज़ है मेरे पास, वो मैं आपकी साथ के साथ चालू कर दूँगी। आप कमेंट बॉक्स में लिख के ये ज़रूर बताइएगा कि आपको किस उस पे पहले वीडियो चाहिए, इंग्लिश पे या फिर आपको इंडिया जीके पे। ये मैंने एनसीईआरटी के बुक से लिया है ये चैप्टर, और एनसीईआरटी की बुक भी है मेरे पास 9th-10th की, लेकिन मैंने एनसीईआरटी की साइट से लिया है। तो जो आपको जो ये फ़ॉन्ट है ये क्लियरली दिखे, बुक में से लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर वो स्कैन करने पड़ते हैं और फिर उनका पीडीएफ बनाना पड़ता है। तो मैंने ये सीधा चैप्टर लिया है। हम जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं हमारे वही करेंगे, हम पूरा नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो देखिए, ये मैंने आपको वीडियो में भी बताया था कि हमारे जो भारतीय दार्शनिक थे महर्षि कनाड, उन्होंने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करें या किसी पदार्थ को, किसी सब्सटेंस को, तो हम छोटे से छोटे कण हमें मिल जाएंगे और अंत में एक ऐसा हमारे पास पार्टिकल बचेगा जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट आगे नहीं कर सकते। इसी को परमाणु कहा जाता है। तो जो एटम होता है वो वेरी स्मॉल सब्सटेंस होता है या पार्टिकल होता है जिसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते। दूसरा, ये देखिए यहाँ पर वैज्ञानिक थे हमारे एंटोनियो एल लेवेजियर या लेवेजिया बोलो। इन्होंने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियम दिए। रासायनिक संयोजन के नियम लेवेजियो एंड जोसेफ एल प्राउस्ट ने बहुत अधिक प्रायोगिक कारणों के पश्चात, जो हमारी रासायनिक संयोजन होता है, मतलब जो मिलना होता है केमिकल रिएक्शन का जो संयोजन होता है, उसके 2 नियम दिए। एक नियम दिया द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसमें इन्होंने क्या रखा, एक्स और वाई अलग अलग सब्सटेंस रखे कि अगर हम कॉपर सल्फेट 1.25 ग्राम लेते हैं और सोडियम कार्बोनेट 1.43 ग्राम लेते हैं तो क्या होगा, तो एक अलग सब्सटेंस बन जाएगा आपका, बेरियम क्लोराइड का और सोडियम क्लोराइड का, लेड नाइट्रेट का और सोडियम क्लोराइड का। ये 3 इन्होंने पेयर लिए केमिकल संयोजन के लिए, एक केमिकल रिएक्शन बनाने के लिए। फिर इन्होंने इसमें परखनली में रखा, आपके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि जो रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक संयोजन के जो नियम दिए, एक तो लवेजिए ने दिए और एक जोसेफ एल प्राउस्ट ने दिए। आगे बढ़ते हैं और आगे मैं आपको स्थिर अनुपात का नियम, लेवेजिए और भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। अगर आपको एक कंपाउंड बनाना है, जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कोई भी अगर कंपाउंड बनेगा उसके लिए 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट होने ज़रूरी हैं। एक सब्सटेंस से आप यौगिक नहीं बना सकते हो। तो इसमें क्या होता है, इन तत्वों का अनुपात जो होता है वो स्टेबल होता है, स्थिर होता है, चाहे आपने किसी ने भी इसे बनाया हो। यौगिक जो हमारा वाटर है वो एक कंपाउंड का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो द्रव्यमान होते हैं, जो मास होता है या जो अणु होते हैं, वो स्टेबल होते हैं, मतलब 1:8 में रहता है। हाइड्रोजन 1 रहता है और ऑक्सीजन का 8 रहता है। इसी प्रकार यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करें तो हमें क्या मिलेगा, 1 ग्राम हाइड्रोजन मिलेगा और 8 ग्राम हमें ऑक्सीजन मिलेगी। अगर आप नाइट्रेट का कर रहे हैं, अमोनिया का कर रहे हैं, तो इसमें नाइट्रोजन और आपके हाइड्रोजन के द्रव्यमान मिलेंगे। इसमें आपके नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन के 3 मिलेंगे, चाहे अमोनिया किसी से भी बना हो या किसी भी आपने सोर्स से लिया हो।
ठीक है जी। तो प्राउस्ट ने इस नियम को ये व्यक्त किया कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक ही निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किसने ये परिभाषा दी या किसने ये सिद्ध किया कि किसी भी यौगिक में जो तत्व होंगे वो एक अनुपात में होते हैं, तो ये प्राउस्ट ने किया। जॉन डाल्टन जो थे, ये इंग्लैंड के ग्रीबजुलाहा परिवार में इनका जन्म हुआ। उसके बाद जॉन डाल्टन ने गणित, भौतिकी और रसायन शास्त्र पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर गए और इन्होंने काफ़ी सारे रिसर्च किए। आपको जो याद रखना है वो ये रखना है, 1808 ईस्वी में इन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जो द्रव्य के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण क्या हुआ, सिद्धांत साबित हुआ। तो ये जॉन डाल्टन ने किया। आगे अगर बढ़ते हैं तो आगे देखिए, डाल्टन के जो इन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया, जो एटॉमिक की थ्योरी दी, इसमें ये बोला कि सभी द्रव्य, चाहे वो तत्व हो, यौगिक हो या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, इन्हें ही परमाणु कहते हैं। सभी द्रव्य परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, मतलब आगे इनको पार्टीशन नहीं किया जा सकता। रासायनिक अभिक्रिया में न तो सर्जित होते हैं और न ही इनका कभी विनाश होता है। दिए गए तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान अलग अलग होंगे। ऑब्वियसली कोई तत्व कितना अभिक्रियाशील है, कोई कितना कम क्रियाशील है, तो अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं सभी की। किसी भी यौगिक में परमाणु की संख्या और प्रकार निश्चित होते हैं, ध्यान रखिएगा, अनिश्चित नहीं, निश्चित होते हैं। परमाणु क्या होता है? परमाणु यही तो होता है। क्या आपने कभी किसी इमारत की दीवार बनते देखी है? इस दीवार से कोई कमरा और कई कमरों से एक इमारत होती है। तो इसकी रचनात्मक इकाई क्या है? किसी बॉम्बे की रचनात्मक इकाई क्या होती है? तो रेत का एक छोटा सा कण। इसी प्रकार मतलब आप याद रखना कि कणों से मिलकर बने होते हैं परमाणु। कितने बड़े होते हैं? अब आपको जो परमाणु की रेडियस है ना, वो ज़रूर याद रखनी है। लाखों परमाणुओं को जब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखा जाता है तो एक मोटी परत बन जाती है। परमाणु त्रिज्या को हम नैनोमीटर में मापते हैं, ध्यान रखिएगा। 10 की पावर -9 m इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर होता है। ये फिक्स होती है यूनिट, मतलब अगर 1 मीटर पूछा जाए तो 10 की पावर 9 नैनोमीटर, और अगर 10 की पावर -9 मीटर पूछा जाए तो 1 नैनोमीटर। ठीक है, ये कुछ त्रिज्या हैं, रेडियस हैं, जो कि इनकी फिक्स होती हैं। हाइड्रोजन परमाणु की 10⁻⁻10, जल के अणु की 10⁻⁻9, हीमोग्लोबिन जो हमारे खून में होता है तो ये 10⁻8, रेत के कण की 10⁻⁻4, चींटी में होता है 10⁻⁻3 और सेब में होता है 10⁻⁻1। एनसीईआरटी में जो डेटा है सिर्फ वही से क्वेश्चन फॉर्मेशन बन सकती है। ठीक है जी। जब परमाणु का आकार इतना छोटा होता है कि हम इसे नगण्य मान सकते हैं, तो इसके बारे में क्या सोचें। मतलब हमारा जो पूरा विश्व है वो परमाणु से ही मिलकर बना होता है। ये कुछ सिंबल दिए थे डाल्टन ने, और बाकी अगर आप ये देख सकते हैं, बर्जीलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया, उन तत्वों के नाम या 1 या 2 अक्षरों से प्रदर्शित होता था। जैसे हाइड्रोजन का ये दिया इन्होंने सिंबल, कार्बन का ये दिया, ऑक्सीजन का ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, तो ये रहने देना, ये नहीं पूछे जा सकने वाले, तो ये रहने देना आप। अच्छा, आगे क्या है कि कॉपर का जो नाम है वो साइप्रस से व्युत्पन्न हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। कुछ तत्वों के नाम अलग अलग रंगों से लिए हैं, जैसे गोल्ड का नाम अंग्रेजी शब्द से लिया है जिसका अर्थ होता है पीला, तो ये एक कलर है। IUPAC होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये फुल फॉर्म है। ये एक इंटरनेशनल साइंटिफिक क्या है हमारा, इंस्टीट्यूट, संस्था, ऑर्गेनाइजेशन लगा लो। इसमें तत्वों के नाम, उनके सिंबल, उनके मात्रक को स्वीकृति प्रदान कर देती है। ठीक है, वो क्या है IUPAC नेम, वो भी हम यहाँ पे जानेंगे आगे। अगर यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन को H से रिप्रेजेंट करते हैं, एल्युमिनियम को Al या देखो इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये कोई सिंबल नहीं होता, एक स्मॉल होगा और एक आपका क्या होगा, कैपिटल होगा। कोबाल्ट को हम CO से करते हैं, कैपिटल C और स्मॉल O। अब यहाँ पर कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर से हैं और बाद में आने वाले, जैसे क्लोरीन है तो C पहले आएगा, L बाद में आएगा, जिंक है Z पहले आएगा, N बाद में आएगा।
ठीक है। इन तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं से, जो मोस्टली हमारी जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं वो लैटिन या ग्रीक से ही ली गई हैं, ये आप सभी को पता है। जो हमारा आयरन होता है उसका सिंबल होता है Fe, जो हमारा सोडियम होता है Na, पोटेशियम का आपका K होता है। इसीलिए जो ये आपकी ये देखो ये टेबल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एल्युमिनियम को Al, आर्गन को Ar, बेरियम को Ba, बोरोन को सिंगल B से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रोमीन को Br, कैल्शियम को Ca, कार्बन को C से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोरीन को Cl से, कोबाल्ट को CO से, कॉपर, फ्लोरीन, गोल्ड, हाइड्रोजन, आयोडीन, आयरन, सीसा, मैग्नीशियम, नियॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, सिलिकॉन, चांद। ये बिल्कुल आपको एग्जैक्ट पता होने चाहिए। देखो इतना सिंपल तो नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको पता ज़रूर होनी चाहिए। मान लो Al2O3 दे दिया उसने और पूछ लिया ये क्या है, तो एक यहाँ पर इक्वेशन, एक यहाँ पर रिएक्शन है। देखो यहाँ पर हम एक यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड CO का उदाहरण लेते हैं। जो कार्बन और ऑक्सीजन है इसमें आप सभी को अलग अलग दिख भी रहा है। इसका मतलब है 3 कार्बन है और 4 ऑक्सीजन के संयोजन से कार्बन मोनोऑक्साइड आपका बना है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कार्बन अपने 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होता है। मान लीजिए हम परमाणु द्रव्यमान की एक इकाई को कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर मानते हैं, तो कार्बन परमाणु को 1.0 म्यू और ऑक्सीजन परमाणु द्रव्यमान को हम 1.33 दिखाएंगे इसमें। ठीक है जी, तो ये रहने दीजिएगा, ये भी आपके लिए वैसे तो इम्पोर्टेंट है, अगर आपको करना है कर सकते हैं, और अदरवाइज़ अगर आपको स्किप करना है तो स्किप कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ी जो हमें डेफिनेशन दी गई है ये आपको पता होना चाहिए। इस परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में होते हैं। और बाकी आपका कार्बन C12 दिया है, आइसोटोप को मानक संदर्भ में एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल रूप से C12 जो होता है कार्बन 12, इसको हमने स्वीकार किया है। ठीक है, बाकी एग्जाम्पल दिए हैं ये भी रहने देना। कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान दिए हैं, ये ज़रूर याद कर लेना। एटॉमिक जो मास होता है, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5 और कैल्शियम का 40। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्लोरीन और कैल्शियम। सोडियम भी पूछ लिया जाता है बहुत बार। ऑक्सीजन का आपको सभी को पता है 16। अच्छा, परमाणु किस अस्तित्व में होते हैं, तो ये स्वतंत्र रूप से नहीं रह पाते। परमाणु अणु और आयन बनाते हैं, और ये अणु और आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर एक द्रव्य बना लेते हैं, जिनको हम देख सकते हैं। ठीक है, फिर अणु आ गया, तो 2 या 2 से अधिक जब एटम मिलकर एक चीज़ बनाते हैं तो उसे मॉलिक्यूल बोला जाता है। आपको ये भी याद रखना है कि अगर अधातु में पहले पता होना चाहिए क्या क्या आएगा। ऑर्गन है, हीलियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, फास्फोरस है, सल्फर है। ये एक परमाणु होती है ऑर्गन। हीलियम एक परमाणु, ऑक्सीजन के 2, हाइड्रोजन के 2, नाइट्रोजन के 2, क्लोरीन के 2, फास्फोरस के 4 और सल्फर के तो बहुपरमाणुक होते हैं। धातु आपकी सोडियम हो गई, आयरन है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, ये सारी आपकी 1 एटम की होती हैं। ओके, अब यहाँ पर किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा संचरित होते हैं। जैसे ऑर्गन हीलियम है, इसमें अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक ही परमाणु द्वारा मिलकर बनेंगे, लेकिन अधिकांश धातुओं में ऐसा नहीं होता। ऑक्सीजन अणु 2 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना होता है, इसीलिए O2 बोलते हैं। यदि सामान्यतः O2 के स्थान पर तो O3 आ जाए तो हमें क्या मिलता है, O3 ओजोन का सिंबल होता है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये फिक्स्ड होता है भाई। जल में जो द्रव्यमान का अनुपात होता है वो 1:8 होता है। अमोनिया, जिसे हम अमोनिया कार्बन, इसमें होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 14:3 के अनुपात में। अमोनिया में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में अगर बात करें तो इसमें कार्बन के आपके 3 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 8, ये फिक्स्ड होता है, ये भी कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको एक ये चीज़ है, कैल्शियम है। कैल्शियम में आपका कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें तो कैल्शियम और ऑक्सीजन का 5:2 रहता है यहाँ पे। मैग्नीशियम सल्फाइड की बात करें तो 3:4 में रहेगा। और सोडियम क्लोराइड की बात करें
ठीक है। NaCl2 की बात करें तो सोडियम का आपका 23 होता है, देखो ये पता होना चाहिए एटॉमिक मास आपको, और यहाँ पे क्लोरीन का 35.5 होता है। जब पीरियोडिक टेबल करेंगे बहुत अच्छे से आ जाएगा आपको। ओके, आयन वो मैंने बताया भी था, आयन एक नेगेटिव चार्ज होता है और एक पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में आएंगे तो रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर फेंकेंगे, जो एक समान आयन के होते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। धातु और अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बनकर मिले होते हैं, इन आवेशित कणों को आपको आयन कहते हैं। और आयन एक आवेशित परमाणु और परमाणुओं का समूह है जिस पर कि नेट आवेश विद्यमान होता है। यह ऋण भी हो सकता है और धन आवेश भी हो सकता है। ऋण आवेशित आयन को ऋणायन अनायन कहते हैं, और धन आवेशित जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको कटायन कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपका सोडियम क्लोराइड है, NaCl है, और इसमें धनात्मक है आपका Na, सोडियम आपका क्या है, कैटायन है, Cl आपका एनायन है, तो परमाणु के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उन्हें बहुपरमाणक आयन कहते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये आपको पता होना चाहिए बिल्कुल ज़रूर कि सोडियम जो होता है Na+, पोटेशियम K+, सिल्वर को Ag से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉपर पे Cu+, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, जिंक है, आयरन है, कॉपर है, ये आपको ज़रूर याद होने चाहिए। ठीक है। और ये भी इधर दे रखा है कि ये बहुपरमाणक आयन होते हैं, इसमें अलग अलग मतलब जैसे हम ऊपर पढ़ के आए ना अभी, बहुपरमाणक आयन किसको कहते हैं, अभी यहाँ पे पढ़ा तो था, एक सेकेंड, हाँ देखो, परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उन्हें बहुपरमाणक कहते हैं। ठीक है। तो ये टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, किसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं ये ज़रूर पता होना चाहिए। कार्बोनेट को कैसे करते हैं, कार्बोनेट को CO3 से, सल्फाइड को कैसे करते हैं SO3 से, सल्फेट को SO4 से, ये आपको फिक्स्ड होता है, ये पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और ये आपके जैसे अगर आपने सूत्र जो होते हैं, फॉर्मूलेज वगैरह जो होते हैं, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड का है तो MgCl2 होता है, तो इसमें देखो Mg और Cl, यहाँ पे कैल्शियम के आपके 2 हैं, Mg का 1- है, तो यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा MgCl, ये इधर चला जाएगा, तो ये प्लस में है तो ऊपर 2 लग जाएगा। ऐसे ही Al3O2 होता है जो एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, Ca2O2 होता है, इसको हम CaO लिखते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसको हम हाइड्रोजन क्लोराइड जो है, इसमें आपका हाइड्रोजन की एक होती है वैलेंसी, क्लोराइड की एक होती तो HCl होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, H2S होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। ये आपको नहीं भी करने हैं तो रहने दीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है ये, तो ऐसे करने हैं आपको। मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 म्यू दिया है और ऑक्सीजन का 16 दिया है, तो जल जो होगा जिसमें 2 परमाणु हाइड्रोजन और 1 परमाणु ऑक्सीजन है, तो इसका आणविक द्रव्यमान कितना होगा, इन्होंने पहले दे दिया है कि हमें 2 परमाणु हमें हाइड्रोजन के दिए हैं और द्रव्यमान कितना दिया है, तो 2 × 1 प्लस, और हमें ऑक्सीजन का कितना दिया है, 1 परमाणु दिया है, तो 1 × 16, अब 2 एकम तो 2 होता है, अब ये 16 1 जा 16, तो 2 और 16 कितना बन गया, 18। ऐसे ही हमें आगे दिया है तो आगे भी कर लीजिए। नाइट्रिक अम्ल HNO3 जिसे बोलते हैं, H का परमाणु द्रव्यमान प्लस N का, और द्रव्यमान प्लस 3 × O का परमाणु द्रव्यमान। अब हाइड्रोजन का 1 म्यू होता है, ऑक्सीजन का 16 है और नाइट्रोजन का आपके पास 14 है, सबको ऐड कर दीजिए, 1 म्यू प्लस 14 म्यू, और ये हमें ऑक्सीजन के दिए हैं भाई, तो इसीलिए जिसका नहीं दिया उसका 1 लेके चलिए। 3 × 16, तो यहाँ पर 1 और 14, ठीक है, और उसके बाद 3 16 जा 48 होता है। इन सब को ऐड जब आप करोगे 16 और 15 को, तो आपको 63 म्यू आएगा। ये मुश्किल है पूछना, और बाकी ये आपको पता होना चाहिए। जब आपको परमाणु द्रव्यमान पता होगा ना तभी आप निकाल पाएंगे, अदरवाइज़ आप नहीं निकाल पाएंगे। रेलवे तो पूछ लेती है, रेलवे में अच्छी खासी आती है साइंस। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, कार्बन परमाणु का मोल
12 ग्राम अगर कार्बन है तो ये आपके 6.022 इंटू 10⁻⁻23 कार्बन के परमाणु होंगे। हाइड्रोजन का है 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन के परमाणु होंगे। किसी भी कण, परमाणु हो गया, अणु हो गया, आयन हो गया, उनका जो मोल है ये उनके कणों की संख्या होती है और ये उनके कणों का द्रव्यमान होता है। तो ये आपको फिक्स याद रखना है, ये उनके अणुओं की संख्या होगी। आगे अगर है एवोग्रेडो नंबर से भी एक आध बार आ जाता है क्वेश्चन, पूछ लेते हैं वो हमें। जल किससे बनता है? 2H2 + O2, तो जिसमें जल निर्मित होता है तो 2H2O, ठीक है। हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर जल के अणु का निर्माण करते हैं। मतलब हाइड्रोजन के अणु 4 म्यू, ऑक्सीजन अणु के 32 म्यू के साथ संयोग करके 36 म्यू का जल अणु निर्मित करते हैं। एक आपको ये चीज़ ज़रूर पता होना चाहिए, 1 मोल किसी भी पदार्थ का, अभी हम पढ़ के आए हैं, फिक्स यूनिट होती है 6.022 इंटू 10⁻23 अगर नंबर में है, 1 दर्जन में 12 और 1 ब्रूस में आपके 144। यही है। बाकी जो आपका एटम एंड मॉलिक्यूल वाला चैप्टर है ये ज़रूर आप एक बार अपनी तरफ से ज़रूर पढ़िएगा, और जो आपने क्या सीखा ये भी ज़रूरी है। किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादों के द्रव्यमान का योग अपरिवर्तनीय होता है, यही द्रव्यमान का संरक्षण कहलाता है। एक शुद्ध रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमान के एक निश्चित फिक्स्ड रेशो में मिलेंगे, वो चेंज नहीं होगा। तत्व का सबसे जो स्मॉलेस्ट जो कण होता है, पार्टिकल होता है, वो हमारा एटम ही होता है। स्वतंत्र नहीं रह सकता, रासायनिक गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा। एवोग्रेडो नंबर ये स्थिरांक होता है, ये फिक्स्ड होता है, जो कि 12G में विद्यमान C कार्बन के परमाणुओं की संख्या है। ये भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे चैप्टर करेंगे एटम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब आपने एटम एंड मॉलिक्यूल पढ़ा, तो स्ट्रक्चर क्या होता है एटम का वो देख लीजिए। यहाँ से जो देखो, यहाँ पे भी वही बोला है, परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इसमें कम से कम एक अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन होता है। जे थॉमसन ने पता लगाया था, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की आपकी जे थॉमसन ने। गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की और इसे कैनाल रे कहा गया। लिख लीजिए अपनी जहाँ पे भी आप नोट्स बना रहे हैं, 1886 में गोल्डस्टीन ने कैनाल रे का निर्माण किया, और ये जो किरणें थी ये पॉजिटिव थी, धनावेशित विकिरण था, जिनके द्वारा दूसरे अपरमाणु कणों की खोज हुई। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर जो आपकी याद करने की चीज़ें हैं वो देखिए। परमाणु के भीतर 2 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इसकी खोज ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को गलत साबित किया, और अब यह जानना आवश्यक था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस तरह से व्यवस्थित होते हैं। तो जे थॉमसन पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की संरचना से पहला मॉडल प्रस्तुत किया। अंडरलाइन कर लीजिएगा, जे थॉमसन कह लो, इन्होंने परमाणु का जो स्ट्रक्चर है उसका मॉडल सबसे पहले यहाँ पर विस्तृत किया। ये थे जे थॉमसन, ब्रिटिश भौतिक शास्त्री थे, और इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण 1906 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला। फिर उसके बाद इन्होंने कैम्ब्रिज में क्वेंडिश प्रयोगशाला के निदेशक थे। आपको सिर्फ याद रखना है कि ये जो जे थॉमसन थे, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण 1906 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। इन्होंने क्या क्या बताया? इन्होंने ये बताया, थॉमसन ने परमाणु की संरचना से संबंधित एक मॉडल दिया जो कि क्रिसमस केक की तरह था। इसके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला था। परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है, न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल होता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। ठीक है, तरबूज का उदाहरण ले सकते हैं। इसमें ये रहने देना, सिर्फ ये करना, परमाणु धन आवेशित गोला है, इसमें इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे होते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसीलिए परमाणु वैद्युत रूप से क्या होते हैं, आपके उदासीन होते हैं। नेक्स्ट अगर आगे बढ़ें तो रदरफोर्ड ने दिया था परमाणु मॉडल, और इन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित होते हैं, और उन्हें एक ऐसा प्रयोग भी किया। इन्होंने जो अल्फा रेज होते हैं उसको सोने की पट्टी पर टकराया। सोने की पन्नी इसीलिए चुनी क्योंकि बहुत पतली परत चाहते थे, और सोने की यह पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। बम्बार्डमेंट किया था इन्होंने। अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण के होते हैं, ये धन आवेशित होते हैं। चूँकि
इनका द्रव्यमान 4 म्यू होता है, अल्फा कणों का होता है 4 म्यू, ये भी याद रखिएगा। तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त क्या होती है, ऊर्जा भी होती है। ठीक है, इन्होंने ये भी बताया कि यह परिणाम उसी प्रकार अविश्वसनीय, अच्छा यहाँ पे रहने देना, इन्होंने एक तो नाभिकीय भौतिकी का इनको जनक माना जाता है, ये याद रखना। और परमाणु के नाभिक की खोज के लिए इन्होंने 1908 में इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था। इन्होंने ये सोने की इस परत पर इलेक्ट्रॉन की अल्फा रेस की क्या की थी, अल्फा रेस का प्रकीर्णन डाला था और एटम परमाणुओं की यहाँ पे बम्बार्डमेंट की थी। आगे चलिए, फिर आते हैं हमारे नील्स बोर। नील्स बोर ने क्या किया, उनको परमाणु की संरचना पर अपने योगदान के लिए मिला इन्होंने 3 बुक लिखी, एक तो थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, एटॉमिक थ्योरी एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, ये 3 मिली थी। इन्होंने ये कहा था, रदरफोर्ड के मॉडल में इन्होंने कमी निकाली थी और इन्होंने ये साबित किया था रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों को कि भाई वर्तानुकार मार्ग में चक्रण करते समय इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभावित नहीं है। कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में ही त्वरित होगा और त्वरण के दौरान उससे ऊर्जा भी निकलेगी और कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा भी बिखेरेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता तो परमाणु अस्थिर होता, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु स्थायी होते हैं। आपको याद रखना है, बीच में होता है न्यूक्लियस, ये क्लास होती हैं KLMN। K का मतलब N = 1, L मतलब N = 2, M कक्ष में N = 3 और N कक्ष में N = 4। इसके द्वारा इन्होंने भी परमाणिक मॉडल दिया था नील्स बोहर ने। न्यूट्रॉन की खोज आपको 1932 में चैडविक ने की थी, ये आपको पता होना चाहिए। जो अनावश्यक और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था, अतः इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा। हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणु के नाभिक में होते हैं और न्यूट्रॉन को स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं तो देख लीजिए। इन्होंने ये भी दिया, इन नियमों के अनुसार किसी भी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n², ऑब्वियसली जितनी आपके पास n कक्षा की संख्या होगी, मान लो कि K कोश में आपके 1 इलेक्ट्रॉन है तो 2n की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब क्या आएगा, तो 2 × 1 = L। और दूसरे कक्ष में है तो आप देख सकते हैं K कोश में आपकी 2, दूसरे कक्ष में अगर L में वैल्यू n की 2 है तो 2n² वाले फॉर्मूले में रख दीजिएगा तो आपका ये आ जाएगा 8। इसी तरह तो ये डिवाइड होता है, अब आपको पता चल गया होगा, 2 8 8 18 18 32 ऐसे ही होते हैं ये। और क्या होता है कि मान लो ये हो गई शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें 8 आ सकते हैं, फिर इसमें 8 आ सकते हैं। मान लो कि यहाँ पर बन गए भाई 11, तो ये आगे वाली शेल में चले जाएंगे, फिर इनकी रेडियस भी बढ़ती चली जाएगी। जिसका गोला जितना बड़ा उसकी रेडियस उतनी ही ज़्यादा होगी। आगे देखिए, ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये हाइड्रोजन का दिया है, ये हीलियम का दिया है। ठीक है, 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं आपके। सबसे पहले तो हमारा न्यूक्लियस हो गया, फिर इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, फिर इसमें 8 आ सकते हैं। हाँ, कम हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकते, ध्यान रखिएगा। जैसे लिथियम का है तो आपको पता होना चाहिए कि एक में तो 2 ही आएंगे, एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर इसके 3 है तो ये अगले शेल में जाएगा। ज़्यादा नहीं कर सकते, कम हो सकते हैं। और ये परमाणिक संरचना का चित्र बनाया था पहले जो 18 तत्व थे उनका, पहले जो 18 तत्व खोजे गए थे उनका बनाया था। ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्र लगाते हैं जिन्हें उनकी विविक्त कक्षा कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ से समझिएगा संयोजकता या वैलेंसी किसे कहा जाता है। परमाणुओं की अलग अलग कक्षा इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को वैलेंसी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। बोर स्कीम से पता चलता है कि किसी परमाणु का बाह्यतम कक्ष अधिकतम 8 ही इलेक्ट्रॉन रख सकता है। जिन तत्वों के परमाणु के बाह्यतम कक्ष इलेक्ट्रॉन में 8 से भरे होते हैं वह रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते, मतलब वो बिल्कुल फिक्स्ड हो जाते हैं, लेकिन जिसमें बच गया तो वो क्रियाशील होगा। ऐसे तत्व की संयोजन क्षमता या संयोजकता
क्या होगी, शून्य होती है। और इन अक्रिय तत्वों में हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्षों में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनमें 8 होते हैं। असक्रिय तत्वों के परमाणुओं की संयोजन क्षमता अर्थात अपने समान या अन्य किसी तत्व के परमाणु से मिलकर अणु बनाने की जो प्रवृत्ति होती है उसे बाह्यतम कक्ष को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता है। 8 इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी अक्ष को अष्टक माना जाता है। परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए ही क्रिया करते हैं। सभी को अपनी वैलेंस शेल कंप्लीट करनी है। अगर मान लो कि भाई जैसे आपका सोडियम है, इसका 23 है, ठीक है, तो पहले में 2 आ गए, फिर 8 आ गए, 2 और 8 10, फिर 8 आ गए 18 और फिर इसके 5 बच गए। अब ये किसी से 3 लेगा या अपने 5 देगा, कोई भी नहीं लेगा इसके, तो इसको कंप्लीट करना होता है। और लेकिन यहाँ पर 2 8 8 18, तो ये क्रियाशील होता है, इसीलिए तो सोडियम और जो हमारे पोटेशियम है इनको क्रियाशील बोला जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की संयोजकता क्या है, 2 और 3 है, क्योंकि मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्ष में 2 और एल्युमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसीलिए फ्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी संयोजकता 7 होगी। आपको ज़रूर पता होना चाहिए भाई क्लोरीन कितने पे आता है, सोडियम कितने पे, पोटेशियम कितने पे, तभी आप वैलेंसी बता सकते हो। जैसे अगर मान लो फ्लोरीन के लिए 7 इलेक्ट्रॉन का त्याग करने की अपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ही ज़्यादा वो होगा ना, उसके साथ कौन लेगा, तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन लेके वो अपनी संयोजकता पूरी कर लेगा, 8 बना लेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है उसका H तो है सिंबल, परमाणु संख्या 1 होती है, इसमें 1 प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। इलेक्ट्रॉन की 1 होती है संख्या, K शेल में ही आ जाता है, इसीलिए ये एक ही शेल बनाता है बस। ठीक है, कम हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकते। हीलियम की संयोजकता 0 होती है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो दोनों एक ही उस पे आ जाते हैं, एक ही शेल में। लिथियम की 3 होती है तो एक आउटर शेल में रहता है। अब शायद समझ आ जाना चाहिए, अगर अब भी नहीं आया तो फिर एक बार आप वीडियो देखिएगा यूट्यूब पे, जो इनकी एक ग्राफिक्स वीडियो होती है उसको। बेरिलियम में 4 होती है इनकी जो संख्या होती है, तो अगर इसमें देखिए बेरिलियम 4 परमाणु संख्या है, 4 ही प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन 5 है, इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर इनका, इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है, तो ये 2 शेल बनाएगा और आउटर शेल में 2 रहेंगे। जो भी आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन रहेगा वही इसकी वैलेंसी होती है। मान लो कि 4 है, ये तो नाभिक हो गया न्यूक्लियस, 2 तो इसमें आ गए तो फिर 2 अगले में आ जाएंगे, तो ये मतलब 2 रखेगा संयोजकता। जो बाहरी शेल में जितना रहेगा वो ही उसकी वैलेंसी होगी। बोरोन की देखो 3 रहेंगे बाहर, क्योंकि पहले शेल में 2 ही आएंगे। कार्बन की 6 है, तो देख लीजिए यहाँ पर देखो 2 आ जाएंगे, ठीक है, फिर 4 यहाँ पर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो 4 बचेंगे बाहर, तो ये होती है वैलेंसी। ये आपको पता होना चाहिए भैया, इससे और कोई आपका वो नहीं है कि इसका कोई चॉइस है। जैसे ऑक्सीजन का 8 होता है तो 2 शेल में कंप्लीट कर लेगा ये अपनी, ठीक है, 2 और 6 में आ जाएगा। आगे है अष्टक में 8 से घटकर 7 प्राप्त की जाती है। फ्लोरीन की संयोजकता 1 है, ऑक्सीजन की संयोजकता का परिकलन भी इसी द्वारा से होता है। और प्रत्येक तत्व की एक परमाणु संयोजन शक्ति होती है जिसे हम कहते हैं संयोजकता, मतलब वैलेंसी। परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उसकी परमाणु संख्या होती है, इसे Z से रिप्रेजेंट करते हैं। वास्तव में तत्वों को उनके परमाणु में विद्यमान प्रोटॉन की संख्या से ही जाना जाता है। हाइड्रोजन के लिए Z = 1 Z से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल 1 प्रोटॉन होता है। और कार्बन के लिए Z = 6, क्योंकि एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही क्या होती है, परमाणु संख्या होती है। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? द्रव्यमान संख्या होती है कि व्यवहारिक रूप से परमाणु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पर डिपेंड करता है। ये परमाणु के नाभिक में होते हैं और इन्हें न्यूक्लियॉन बोला जाता है। जैसे कार्बन का द्रव्यमान अगर 12 म्यू है तो इसमें 6 तो प्रोटॉन होंगे और 6 ही न्यूट्रॉन होंगे। इसी प्रकार अगर एल्युमिनियम का 27 है तो 13 प्रोटॉन होंगे और 14 न्यूट्रॉन होंगे। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को उसका द्रव्यमान बोला जाता है।
ठीक है भाई। और ये समस्थानिक क्या होता है? समस्थानिक जैसे 1H1 1H2, जैसे हमारे हाइड्रोजन के ये एलोट्रोप्स होते हैं। 1H1 ड्यूटेरियम होता है, 1H2 ट्राइटेरियम होता है, सॉरी यहाँ पे ये हो गया, 1H1 प्रोटियम होता है, 1H2 ड्यूटेरियम होता है, 3H1 आपका ट्राइटेरियम होता है। प्रत्येक की परमाणु संख्या तो सही है, मतलब 1 1 है, इसमें परमाणु संख्या तो 1 1 है। देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, लेकिन जो द्रव्यमान, जो मास है ना, वो चेंज हो गया। इसी तरह से आपका जो कार्बन होता है, यहाँ पे देखो C612 C614, तो यहाँ पे देखो मास चेंज हुआ है, इसे ही कहते हैं क्या? समस्थानिक। क्लोरीन का देखो आपको यहाँ पर परमाणु संख्या तो समान है, परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर तो समान है, और इसको हम ऐसे निकालते हैं, इसमें से ये ना माइनस कर देते हैं, और ऊपर वाला अलग अलग है। ऊपर में मास आता है, यहाँ पे आएगा आपका एटॉमिक नंबर। ठीक है, आगे समस्थानिकों को इस प्रकार परिभाषित किया है: एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग, मतलब मास अलग, तो ये समस्थानिक एलोट्रोप्स होते हैं इसके। क्लोरीन में 2 समस्थानिक होते हैं, एक द्रव्यमान 35 में और एक द्रव्यमान 37 में होता है, जो 3:1 में होता है। ये देख लीजिए यहाँ पे, ये करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये याद रखना है। यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में किया जाता है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के एलोट्रोप्स होते हैं, घेंगा के रोग में आयोडीन के होते हैं। समभारिक क्या होता है? समभारिक जो होता है, 2 तत्व हैं, कैल्शियम परमाणु संख्या 20 है और ऑर्गन परमाणु संख्या 18 है, तो दोनों में प्रोटॉन की संख्या अलग है। दोनों तत्वों के द्रव्यमान संख्या 40 है, यानी तत्व के इस जोड़ों में अणुओं के कुल न्यूक्लियनों की संख्या समान है, इसे ही द्रव्यमान संख्या या समभारिक बोला जाता है। ठीक है, अच्छा ये आपका बस इतना ही चैप्टर है आपका एटम मॉलिक्यूल्स का, ये आपको ज़रूर याद रखना है भाई, कर लेना एक बार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप पढ़ रहे हो तो बिल्कुल अच्छे से ही पढ़ो। तो फिर आपके लिए जो सीरीज़ है, अच्छा अमल और क्षार का भी चैप्टर है आपका 10th क्लास में। अगर कहोगे ये सीरीज़ सही लगी, मतलब ये चैप्टर, तो फिर मैं वो भी करा दूँगी, और उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और आपकी जो नेक्स्ट वीडियो है साइंस की, वो अमल क्षार की ही है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।